हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो आज मैं आई हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ में, जो मुझे जब मैंने जजमेंट को पढ़ा तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और ये भी मैंने फील किया कि रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं, इसीलिए हमारे प्रोफेशन को लर्नर भी बोला जाता है। जहाँ तक सिविल सूट की बात पे आती है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इस जजमेंट के जब मैंने पढ़ा तो मैंने इसको फील किया कि आज का जो जजमेंट ज़रूरी नहीं है कल भी रहेगा। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है, कोई एक पर्टिकुलर शब्द का जो इंटरप्रिटेशन लॉ के हिसाब से हर एक टाइम चेंज होता रहता है, एंड दैट इज़ व्हाट गॉट मी इंटरेस्टेड इन दिस जजमेंट, जो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में। इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि जो हमारे देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में एक आता है लिस्ट पेंडेंट, जिसका मतलब होता है कि जब केस पेंडिंग रहता है, जब केस चल रहा होता है, कोई भी सिविल सूट चल रहा होता है या कहीं पे भी केस चल रहा होता है, उस टाइम पर आप उस जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको आप सेल आउट नहीं कर सकते। ये हमारे सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बोला गया है। इस जजमेंट पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा है, उस पूरे मैं जब डिटेल में बताऊंगी तो मैं वो उस पर्टिकुलर वर्ड पे भी आऊँगी, बहुत ही अलग रहा है और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये वॉइड नहीं है, मतलब ये गलत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। अगर आपको कोई भी तरह का फॉर्मेट्स वगैरह चाहिए होगा कोर्ट का या कॉर्पोरेट का, तो आप फिनिक्स वे लीगल वेबसाइट है, उस पर जाकर ले सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा जो केस बना है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 52 के ऊपर में पड़ा हुआ है। पेंडेंट लाइट ये बोला जाता है कि अगर प्रॉपर्टी, अगर सिविल सूट चल रही है, कोई केस चल रहा है, सिविल सूट का इसका मतलब ये होता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस चले। ज़रूरी नहीं है कि वो खाली सिविल कोर्ट पे चले, इवन अगर वो रेवेन्यू कोर्ट पे भी चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, उस वक्त में आप कोई भी सेल नहीं कर सकते हो। अगर आप सेल करते हो तो उसको एज पर सेक्शन 52 वॉइड माना जाता है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑब्जर्वेशन आया है कि क्या उसको वॉइड मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, उस पर आया है। जो साइटेशन है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ से जाके भी ले सकते हैं। और अगर आपको पूरा जजमेंट को पढ़ना है, बहुत बड़ा जजमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा ही जजमेंट है ये, तो आप ये जजमेंट आप डालेंगे गूगल पे तो आपको उस पर बहुत सारे वेबसाइट है जो जजमेंट देते हैं। कुछ वेबसाइट में वो आपसे सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, तभी आप फुल जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको जजमेंट पढ़ना है तो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप डाल के फ्री ऑफ कॉस्ट जजमेंट को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये इसका केस का नाम है सिविल अपील नंबर 7305 ऑफ 2024, बहुत ही रिसेंट है ये। थर्सडे को इसका जजमेंट, थर्सडे या वेडनेसडे इसका जजमेंट आया है। पार्टी का नाम है, दिस इज अराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर 10005 30 इसमें ऑफ 2022। पार्टीज का नाम है योगेश गोयनका वर्सेस गोविंद एंड अदर्स। मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ उसका साइटेशन, अगर कोई लिखना चाहता है तो सिविल अपील नंबर 7305 ऑफ 2024 अराइजिंग आउट ऑफ 10005 ऑफ 2022। पार्टीज का नाम है योगेश गोयनका वर्सेस गोविंद एंड अदर्स। चलिए हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे। देखिए फैक्ट्स ऑफ द केस इसका बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ये कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं। मैटर सिविल सूट में पेंडिंग चल रहा था, उसी बीच में एक पार्टी आकर एप्लीकेशन डालती है ऑर्डर 1 रूल 10 का, टू बी एडेड एज ए नेसेसरी पार्टी। ये कौन पार्टी होती है? जो उस प्रॉपर्टी को जब केस चल रहा होता है उसी वक्त उसने खरीदा होता है ना। तो मतलब उनके नॉलेज में था कि इस प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है, नॉलेज होने के बावजूद भी वो खरीदते हैं, और खरीदने के बाद वो उसी सूट पे ऑर्डर 1 रूल 10 का एप्लीकेशन डालते हैं कि उनको भी ऐड किया जाए एज ए पार्टी पे। जब ये बात इस पे आती है, जो कोर्ट में चल रहा होता है, ट्रायल कोर्ट में जब डाला है, तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये बोलते हुए कि लिस्ट पेंडेंट में आपने जो लिया था, आपका जो रजिस्टर्ड सेल डीड भी जो था वो वॉइड है, वो गलत है, इसलिए आप यू आर नॉट द नेसेसरी पार्टी, आपका कोई राइट उसमें नहीं बनता है। ओके, नाउ ये हाईकोर्ट पे गया, हाईकोर्ट ने भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन दिया कि आपका कोई राइट इसमें नहीं बनता है एज पर सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इस पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पे आता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन को देखिए, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड फैक्ट भी रहे हैं कि जब वो अपने आप को एज ए नेसेसरी पार्टी ऐड करते हैं तो जिनसे उन्होंने खरीदा था वो भी ऑब्वियसली इस पर डिफेंडेंट रहे हैं। तो वो बोल देते हैं कि नहीं, ये जो हमारा जो रजिस्टर्ड सेल डीड पे जो कंसिडरेशन अमाउंट जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, दे आर नॉट दी रजिस्ट्रेशन। तो पैसा के लेन देन को लेकर भी इन दोनों के बीच में कुछ इशू रहता है। तो यहाँ पे जो आर्गूमेंट निकल के आई थी पार्टी की तरफ से वो ये था कि सेक्शन 52 के तहत में तो मैं प्रॉपर्टी को सेल ही नहीं कर सकता था, क्योंकि लिस्ट पेंडेंट है। अगर हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ते हैं तो वो बोल रहा है कि अगर केस
पेंडिंग रहते वक्त अगर हम किसी की प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो वो जो पार्टी उसे खरीदता है वो कोई राइट क्लेम नहीं कर सकता है। ये बात डिफेंडेंट जो था, जो उस एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट कर रहा था, उन्होंने ये बात बोली है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि ठीक है, आप दोनों के बीच में तो ये एडमिटेड पोजीशन है कि रजिस्टर्ड सेल डीड हुई है। हाँ, आप लोग दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट है कि पैसा का लेन देन सही पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जो एक ट्रायल कोर्ट का काम होता है देखना, हमारा वो काम नहीं है। लेकिन अगर आप जो ये बात कर रहे हैं जिसमें बोला कि परमिटिंग द इम्प्लीमेंट ऑफ ट्रांसफरी पेंडेंट लाइट इज इन ईच केस ए डिस्क्रिशनरी एक्सरसाइज अंडरटेकन टू एनेबल परचेजर विद ए लीगली एनफोर्सेबल राइट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, स्पेशली व्हेन द ट्रांसफर फेल्स टू डिफेंड द सूट और वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कलेशन। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे के बोला है कि जब आपने ये बोला है कि सेक्शन 52 के तहत में इनका राइट नहीं बनता है, ये गलत है। जब राइट की हम बात आती है, उनका लीगल राइट जब केस पेंडिंग चल रहा होता है उस वक्त उनका कोई लीगल राइट उस पर नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है कि उनका कोई राइट ही नहीं है ना। वो अगर अपने आप को एक नेसेसरी पार्टी बनाकर आना चाहते हैं और अपना राइट लेना चाहते हैं उस पर, तो वो गलत नहीं है। देयरफॉर अगर केस पेंडिंग होने के टाइम में भी कोई रजिस्टर्ड सेल डीड होता है, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे समझने की बात होती है। अगर केस पेंडिंग होने के टाइम में भी कोई रजिस्टर्ड सेल डीड होता है तो वो जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो वॉइड नहीं है, मतलब वो गलत नहीं है। दूसरी बात इस बात की है, क्या वो सेल डीड के तर्ज पे उनका राइट क्रिएट होता है, वो डिपेंड करता है उस सूट पर, उस केस पर डिपेंड करता है कि जिससे वो खरीदे हैं वो जीतता है या हारता है ना। तो मतलब उनका जो राइट है वो ऑन द प्रॉपर्टी वो बहुत ही इनडायरेक्ट राइट है। देयरफॉर जो सेल डीड है वो अपने आप में गलत नहीं है, अपने आप में वो वॉइड नहीं है। हाँ, उनका राइट जो है दैट इज क्वेश्चनेबल, उनको उस पर राइट मिल रहा है, उस वक्त तो राइट नहीं मिलेगा केस के डिस्पोजल के बाद में, क्योंकि वो अगर डिफेंडेंट जीता तभी तो वो डिफेंडेंट का राइट क्रिएट हुआ उस प्रॉपर्टी पे, तभी वो अपना राइट ट्रांसफर करवा पाएगा। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो सेल डीड है दैट इज नॉट अ वॉइड। सो यहाँ पे जो सेक्शन 52 का जो इंटरप्रिटेशन जो हुआ है वो जो मुझे ऐसा लगा, जो मुझे लग रहा है ये बहुत रिसेंटली ये चेंज भी हो सकता है कि क्योंकि अगर हम लॉ को पढ़े, सेक्शन 52 को पढ़े, तो उसका मुझे लैंग्वेज थोड़ा सा अलग लगा। बट देन हियर अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हर एक अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड जो सेक्शन 52 पे जो यूज हुआ है उस राइट वर्ड का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे राइट टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी बोला गया है। प्रॉपर्टी के जो राइट्स है उस पे बारे में बात की है, वहाँ इनको उसको उन्होंने जो सेल डीड की जो वैलिडिटी है उससे उन्होंने अलग कर दिया है। दैट मीन्स दे सेड द वैलिडिटी ऑफ द सेल डीड इज देयर, रजिस्टर्ड सेल डीड है तो वैलिड है, लेकिन क्या उनका राइट क्रिएट होता है एज पर सेक्शन 52, उस पर उन्होंने बोला है कि वो क्रिएट अभी नहीं होता है, वो आपका उस पर कुछ बोला नहीं गया, बेसिकली वो साइलेंट रहा गया है। बस यही बोला गया है कि क्योंकि आर्गूमेंट था कि जो सेल डीड है वही वॉइड है, तो उसने बोला कि नहीं सेल डीड तो वॉइड नहीं है, ये बात इस पे बोली गई है। Therefore, the court concluded that since the appellant has a registered sale deed in this favor and has therefore seemingly acquired the interest in the subject land, therefore it would be in the interest of justice if the appellant was entitled to implement in the underlying suit to protect his right। यहाँ पे एक चीज कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि जो बंदे ने ऑर्डर 1 का एप्लीकेशन डाला, अपने आप को कंप्लीट करने का जो पिटीशन डाला है, उसने एक रजिस्टर्ड सेल डीड करी है और रजिस्टर्ड सेल डीड सेक्शन 52 के नज़र से, मतलब कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से गलत नहीं है और कहीं ना कहीं उसका एक राइट क्रिएट हो रहा है उस प्रॉपर्टी पे, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर फैक्टर। तो देयरफॉर उसका इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पे उसको उस केस में होना ज़रूरी है। ही इज़ वन ऑफ द नेसेसरी पार्टी। तो इस पर दो चीज़ निकल के आते हैं। वन, जो आपका सेल डीड है, यू कैन यू सेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सेल डीड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट? द आंसर एज पर दिस जजमेंट इज येस। वो सेल डीड जो होगा वो आपका वैलिड होगा, वाइड नहीं होगा। तो क्वेश्चन इज 2, क्या उसे इंटरेस्ट क्रिएट करता है? दैट क्वेश्चन इज अ वेरी ग्रे आंसर कि इट इज़ येस एंड नो आंसर। राइट क्रिएट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर ऑर्डर, बट कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट उस पर क्रिएट होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, राइट का बात क्वेश्चनेबल है। सो दिस इज व्हाट 2 थिंग कम्स आउट ऑफ दिस जजमेंट। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।